हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। देखिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस और आरओ की प्रीलिम टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है 2023 की। यह टेस्ट नंबर आपका 29 है। 28 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्ले लिस्ट बना रखी है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि बीपीएससी हो, एमपीपीएससी हो, यूके पीसीएस हो, छत्तीसगढ़ पीसीएस हो, झारखंड पीसीएस हो या फिर आरएस हो, तो आप इस टेस्ट सीरीज को देखिए, आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। या फिर किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी इस सीरीज को देखिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस हैं इसमें वो सारे प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, कमेंट बॉक्स में किसी ने पूछा था कि आरओ के लिए टेस्ट सीरीज, तो ये आरओ और यूपी पीसीएस दोनों के लिए टेस्ट सीरीज है। ठीक है, अगर आपको आरओ के लिए हिंदी का देखना है तो आप मेरे चैनल पे जाएंगे तो प्लेलिस्ट है एक आरओ का, वहाँ पे जो है कि हिंदी है आपका, लगभग 30 टेस्ट हुआ है। ठीक है, आप वहाँ से आरओ के लिए हिंदी देख सकते हैं। ठीक है, देखिए, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं कोई भी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि जब भी कोई वीडियो आए तो उनको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग को 2 पृथक भागों में विभाजित किया गया? 89वां संविधान संशोधन अधिनियम, 97वां संविधान संशोधन अधिनियम, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम एंड 61वां संविधान संशोधन अधिनियम। देखिए, पूछा जा रहा है कि वो कौन सा संविधान संशोधन हुआ था जिसके द्वारा जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग 2 पृथक भागों में विभाजित किया गया। तो कौन सा संविधान संशोधन था? तो वो था आपका 89वां संविधान संशोधन अधिनियम। ये कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 2003 में हुआ था। ठीक है, 2003 में हुआ था 89वां संविधान संशोधन अधिनियम। और इसमें जो है कि 338 अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद नंबर 338 में क जोड़ करके अनुसूचित जनजाति के लिए पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया। देखिए, अगर हम बात करें 97वां संविधान संशोधन अधिनियम की, तो ये 2011 में हुआ था। 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था और 61वां संविधान संशोधन हुआ था आपका 1989 में। ठीक है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 326 में संशोधन कर मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? 89वां संविधान संशोधन अधिनियम, 97वां संविधान संशोधन अधिनियम, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम और 61वां संविधान संशोधन अधिनियम। देखिए, पूछा जा रहा है कि वह कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम था जिसमें अनुच्छेद 226 से इसमें संशोधन करके क्या हो गया, पहले जो है कि 21 वर्ष थी वोट देने की, मतदान करने की आयु, लेकिन घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। वो कौन सा संविधान संशोधन था? तो वो था आपका 61वां संविधान संशोधन। ठीक है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया? 89वां संविधान संशोधन अधिनियम, 97वां संविधान संशोधन अधिनियम, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम और 61वां संविधान संशोधन अधिनियम। पूछा जा रहा है कि वो कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है कि जो प्राथमिक शिक्षा है उसको मौलिक अधिकार, मतलब कि फंडामेंटल राइट का दर्जा प्रदान किया गया। तो कौन सा संविधान संशोधन था? तो वो था आपका 86वां संविधान संशोधन अधिनियम। ये हुआ था कब? 2002 में हुआ था। ठीक है, और इसके द्वारा क्या हुआ कि 6 से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा को जो है कि क्या कर दिया गया, मौलिक अधिकार जो है कि बना दिया गया। ठीक है, मौलिक अधिकार का मान्यता मतलब दे दिया गया। ठीक है, और अनुच्छेद 21 में क जोड़ा गया, अनुच्छेद 45 तथा अनुच्छेद 51 में भी संशोधन करके कुछ न कुछ चीज़ें जोड़ी गई। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक मान्यता प्रदान कर उनके गठन को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया गया? 89वां संविधान संशोधन अधिनियम, 97वां संविधान संशोधन अधिनियम, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम और 61वां संविधान संशोधन अधिनियम। पूछा जा रहा है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक मान्यता प्रदान कर उनके गठन को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया गया? तो कौन सा संविधान संशोधन था? तो वो था आपका 97, मतलब कि 97वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। ये कब हुआ था? तो ये आपका 2001 में हुआ था। ठीक है,
किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में एक नया भाग 9 को जोड़ा गया? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, 75वां संविधान संशोधन अधिनियम एंड 76वां संविधान संशोधन अधिनियम। देखिए पूछा जा रहा है कि वो कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में एक नया भाग 9 को जोड़ा गया। वो कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम था? तो वो था आपका 74वां संविधान संशोधन अधिनियम। ये कब हुआ था? तो 1992 में हुआ था। देखिए इसके तहत 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई और भाग 9 में क जोड़ करके नगर पालिका, नगर निगम तथा नगर परिषदों का गठन एवं संरचना संबंधी प्रावधान किया गया 74वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। जम्मू कश्मीर और लद्दाख किस तारीख को भारत के 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बन गए? 31 अक्टूबर 2019 से, 31 सितंबर 2019 से, 31 नवंबर 2019 से एंड 31 दिसंबर 2019 से। तो देखिए जो जम्मू कश्मीर हैं और लद्दाख ये किस तारीख को भारत के 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बन गए? किस तारीख को बन गए? तो ये 31 अक्टूबर 2019 को ये 2 जो है कि केंद्र शासित प्रदेश बन गए। आज के डेट में जो है कि कितने स्टेट हैं और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं ये आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। अनुच्छेद 370 खत्म होने से पहले जम्मू कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता था? 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष, 10 वर्ष। देखिए जो 370 था अनुच्छेद, इसको ख़त्म होने से पहले जो जम्मू कश्मीर की विधानसभाएं थी वो कितने मतलब कार्यकाल उनका जो है कि कितने वर्षों का होता था? तो देखिए पहले जो है कि जब 370 था तो जो जम्मू कश्मीर की जो विधानसभाएं थी उनका कार्यकाल जो है कि 6 वर्ष का होता था। देखिए बाकी जो है कि 5 वर्ष का ही विधानसभा का कार्यकाल होता है हर एक स्टेट में, बट 370 खत्म होने से पहले जो है कि जम्मू कश्मीर में 6 साल की विधानसभाएं का कार्यकाल था। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? जहांगीर, शाहजहां, हुमायूं, अकबर। देखिए दिल्ली में जो जामा मस्जिद है उसका निर्माण जो है कि किस मुगल शासक ने करवाया था? तो किस मुगल शासक ने करवाया? तो देखिए दिल्ली में जो लाल किला है ना उसके निकट में ही शाहजहां ने जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। देखिए इसको स्टार्ट किया गया था 1650 ईस्वी से और ये बन करके तैयार हुआ आपका कब? 1656 इसमें, मतलब 6 साल लगा इसको बनाने में। और ये किसके द्वारा बनवाया गया? तो ये शाहजहां के द्वारा बनवाया गया। देखिए दिल्ली में एक जामा मस्जिद है और एक आगरा में भी जामा मस्जिद है। तो आगरा में जो जामा मस्जिद है उसको जो है कि किसने बनवाया था? देखिए शाहजहां की बेटी ने बनवाया था। नाम बताइएगा आप लोग कि क्या है उनका। ठीक है, शाहजहां के शासनकाल में चिन्हित सुतून अथवा 40 खंभों का सभा भवन किसे कहा जाता था? मोती महल, लाल किला, हीरा महल, दीवान ए आम और दीवान ए खास। देखिए शाहजहां के शासनकाल में चिन्हित सुतून अथवा 40 खंभों का सभा भवन किसे कहा जाता था? तो कहा जाता था दीवान ए आम और दीवान ए खास को। ठीक है, देखिए शाहजहां ने बड़ी ही सावधानीपूर्वक जो है कि ये बनाई थी। एक विशाल आंगन में स्थित ये दरबार, मतलब चिन्हित सुतून, इसका मतलब है कि 40 खंभों वाला, मतलब 40 खंभों का सभा भवन। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की थी? अवधी, संस्कृत, मैथिली, ब्रजभाषा। देखिए तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना जो है कि किस भाषा में की थी? तो ये किया था अवधी में। देखिए अवधी ये जो है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा है और ये उनके भक्ति भाव की अभिव्यक्ति और साहित्य कृति ये दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। देखिए इसके अलावा जो है कि उन्होंने विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली और रामायण की भी रचना किए थे तुलसीदास जी ने। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल किला बंद और खाई से घिरा हुआ था? सोनगांव, चंदौली, दैमाबाद, इनाम गांव। पूछा जा रहा है कि कौन सा स्थल किला बंद और खाई से घिरा हुआ था? तो वो था आपका इनाम गांव। डी ऑप्शन आपका सही है। देखिए ये ताम्रपाषाण युग की बड़ी बस्ती थी और इसमें 100 से भी अधिक जो है कि घर थे और कई कब्रें पाई गई थी इसमें। ये बस्ती जो है कि किला बंद और खाई से घिरा हुआ था, इनाम
गांव। निम्नलिखित में से किस संस्कृति को मेलुहा नाम से जाना जाता है? सिंधु, मिस्र, मेसोपोटामिया, सुमेरिया। पूछा जा रहा है कि किस संस्कृति को मेलुहा नाम से जाना जाता है। तो मेलुहा जो है कि सिंध संस्कृति का प्राचीन नाम है। तो किसे जाना जाता है? तो ये सिंध को जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में आर्यों के नाम का उल्लेख मिलता है? मितन्नी, कसाइट, हिटाइट, उपयुक्त सभी। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस अभिलेख में आर्यों का नाम का उल्लेख मिलता है? तो देखिए, अगर हम देखें तो आर्य नाम का उल्लेख जो है कि आपका नहीं, एक मिनट, ये जो है कि आर्य नाम का जो उल्लेख है, हाँ, उनका जो है कि अनातोलिया मतलब तुर्की में 19वीं से 17वीं सदी ईसा पूर्व को जो है कि हिटाइट अभिलेख मिलता है, मतलब ये सी वाला, ठीक है। और देखिए, इराक में जो 1600 ईस्वी पूर्व में इसका मिलता है कसाइट का, और सीरिया में जो है कि मितन्नी अभिलेख मिलता है। तो इसका मतलब कि ये हो जाएगा उपयुक्त सभी। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक के नाम का उल्लेख किया गया है? पहला बृहत शिलालेख, भाब्रू अभिलेख, प्रथम लघु शिलालेख, 13वां शिलालेख। देखिए, पूछा जा रहा है कि किस अभिलेख में अशोक के नाम का उल्लेख किया गया है। तो किस में किया गया है? तो ये किया गया है आपका प्रथम लघु शिलालेख में। देखिए, अशोक के नाम का उल्लेख जो है कि केवल प्रथम लघु शिलालेख की प्रतियों में किया गया है, जो कि कर्नाटक के 3 स्थानों, कहाँ पे? मास्की, नुट्टूर और उदेगोलम, तथा मध्य प्रदेश के जो गुर्जरा है वहाँ से मिला है, ठीक है। तो ये सी ऑप्शन आपका सही है। भारत में यूनानी आधिपत्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? उनकी राजधानी साकल थी, सर्वाधिक प्रसिद्ध यूनानी शासक मिनांदर था और उसने जैन धर्म की दीक्षा ली। तीसरा है कि यूनानी शासकों में सबसे पहले सोने जारी किए थे। एंड चौथा है कि यूनानी सिक्कों पर राजा का नाम होता था। देखिए, भारत में यूनानी आधिपत्य के संदर्भ में बात की जा रही है कि कौन सा कथन असत्य है। देखिए, इसकी राजधानी जो है कि साकल थी, बिल्कुल सही है। सर्वाधिक प्रसिद्ध यूनानी शासक मिनांदर था, ये भी सही है। और उसने जैन धर्म की दीक्षा ली थी। देखिए, ये जो है कि गलत है कि सर्वाधिक प्रसिद्ध यूनानी शासक तो मिनांदर था, ठीक है, लेकिन ये जो है कि बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। किससे? तो उसे नागसेन ने बौद्ध धर्म की दीक्षा दिया था। और मिनांदर को मिलिंद के नाम से भी जाना जाता है। तो ये क्या है? गलत है। और यूनानी शासकों ने सबसे पहले सोने जारी किए थे, ये सही है। और यूनानी सिक्कों पर राजा का नाम होता था, ये भी सही है। तो गलत कौन सा है आपका? तो ये बी ऑप्शन गलत है। निम्नलिखित में से किस राजा ने राजा के सिक्कों पर जहाज का चित्र अंकित है? गौतमीपुत्र सातकर्णी, रुद्रदामन प्रथम, यज्ञश्री सातकर्णी और वशिष्ठी पुत्र पुलुमाइन। पूछा जा रहा है कि किस राजा के सिक्कों पर जहाज का चित्र अंकित है? तो किस राजा के सिक्कों पर जहाज का चित्र अंकित है? तो वो है यज्ञश्री सातकर्णी। देखिए, सातवाहन राजा यज्ञश्री सातकर्णी व्यापार और जल यात्रा का बहुत प्रेमी था, ठीक है। और इसने जो है कि सिक्कों पर क्या किया कि जहाज का चित्र अंकित करवाया। और मतलब इससे ये पता चलता है कि ये जल यात्रा और समुद्री व्यापार के प्रति उसके प्रेम का परिचायक है। ये मतलब इससे ये पता चलता है कि काफ़ी जो है कि ये जल यात्रा और समुद्री व्यापार के प्रति जो है कि काफ़ी रुचि रखता था ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। अशोक के अभिलेखों में निम्नलिखित शासकों में से किसका उल्लेख मिलता है? चेर, केरल पुत्र, पांड्य, चोल, उपयुक्त सभी। पूछा जा रहा है कि अशोक के अभिलेखों में निम्नलिखित शासकों में से किसका उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो देखिए, इसमें जो है कि चेर केरल पुत्र का भी मिलता है, पांड्य का भी मिलता है, चोल का भी मिलता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने रोमन सम्राट अगस्टस ने के दरबार में राजदूत भेजे? राष्ट्रकूट, चोल, पांड्य, चेर। पूछा जा रहा है कि किस राजवंश ने रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में राजदूत भेजे थे? तो वो जो है कि पांड्य ने।
पांड्य राजाओं ने रोमन सम्राट अगस्टन के दरबार में राजदूत भेजे थे। निम्नलिखित में से राख के साक्ष्य किस पूरा पाषाणिक स्थल से मिले हैं? कोल्हर भीमबेटका की गुफाएं, कुरनूल गुफा, हुसगी। पूछा जा रहा है कि राख के साक्ष्य किस पूरा पाषाणिक स्थल से मिले हैं, तो ये मिला है आपका कुरनूल गुफा से। देखिए कुरनूल गुफा से राख के साक्ष्य मिले हैं और इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि पूरा पाषाणिक आरंभिक लोग जो है कि आग से परिचित थे। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। मानव सभ्यता के आरंभिक काल प्रागैतिहासिक काल को सुविधा अनुसार 3 भागों में बांटा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा उन 3 भागों में नहीं आता है? देखिए जो प्रागैतिहासिक काल है उसको जो है कि 3 भागों में सुविधा के अनुसार बांटा गया है। कौन कौन? तो बांटा गया है आपका नवपाषाण काल, पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल। ये महापाषाण काल जो है कि इसमें जो है कि नहीं बांटा गया है। 3 कौन कौन है? तो नवपाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। ठीक है। शेरशाह द्वारा बनवाई गई ग्रैंड ट्रंक रोड किन 2 स्थानों को जोड़ती थी? दिल्ली से जौनपुर, पेशावर से दिल्ली, पेशावर से कोलकाता, बुरहानपुर से जौनपुर। देखिए शेरशाह सूरी के द्वारा बनाया गया है ग्रैंड ट्रंक रोड। ये 2 स्थानों को जोड़ती थी। कौन कौन 2 स्थान थे? तो वो थे आपके पेशावर से कोलकाता। देखिए इसके अलावा शेरशाह सूरी ने उत्तरी भारत से बंगाल तक मौर्यों द्वारा जो बनाई हुई सड़क थी उसको भी फिर से मरम्मत करवाई और सड़कों के द्वारा जो है कि दिल्ली को बुरहानपुर से और जौनपुर से जोड़ दिया गया था। ठीक है। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से पिछले वीडियो में कि भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, कनाडा, फ्रांस। देखिए जो हमारी 7वीं अनुसूची है उसमें 3 लिस्ट है। एक संघ सूची है, राज्य सूची है, एक समवर्ती सूची है। तो जो समवर्ती सूची है वो जो है कि किस देश की देन है? तो वो देन है आपकी ऑस्ट्रेलिया की। ठीक है। ए ऑप्शन आपका सही है। देखिए आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का क्वेश्चन है निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी भाषा में लिखी? अकबर, बाबर, जहांगीर, औरंगजेब। निम्नलिखित मुगल बादशाहों में से किसने अपनी जो है कि आत्मकथा फारसी भाषा में लिखी? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि जब भी कोई वीडियो आए तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मेरा दूसरा चैनल है श्री जीएस पॉइंट, आप इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। स्टडी विद श्री मेरा फेसबुक पे पेज है, वहाँ पे फॉलो कर लीजिए। स्टडी विद श्री 25 और श्री जीएस पॉइंट ये इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है, इन दोनों को फॉलो कर लीजिए। और टेलीग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री। तो इन सब सारों का लिंक जो है कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करते आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। दोस्तों इन सब सारे जगहों से ज्वाइन हो जाइए। इन सब सारे जगहों पे स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुँच सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग लाइक किया कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर किया कीजिए।